गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो कैसे चल रहा है +1 का रिवीजन या काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ और ये सब कर रहे हो ना घर पे कुछ इनसे रिलेटेड काम? मैंने कल आपको काइनेमेटिक्स की शीट भी दे दी थी दोबारा, जो लास्ट टाइम मैंने दी थी। वो एक बच्चे ने मुझको आपकी क्लास से भेजी थी, मैंने आपके ग्रुप पे सेंड की थी। या आपके पास कोई और मैटर आप वो कर सकते हैं। तो अभी हम आज की शुरुआत, मैंने कुछ बच्चों ने जो डाउट्स भेजे आपको सेंड किए थे ग्रुप पे, देख लिया आपने? वो ट्राई कर लिए? यस। तो आज सर। की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। पहले वही काम, बिकॉज रिवीजन का मतलब ही डाउट क्लास हो जाता है एक तरह से। उनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स ले रहे होंगे। ब्रगेश, आप हो कि नहीं हो क्लास में अभी? ब्रगेश, आ चुके हो क्या क्लास में? नहीं है। प्रशांत, तो फिर कितने बच्चे हैं? 10 और 11। तो जिन्होंने डाउट भेजे वो बच्चे तो हैं भी नहीं। एंट्री नहीं मिली सर। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे तो बनाऊं जो मुझे ध्यान है, बिकॉज ये फ़ोन तो यहाँ बिजी है। अब मैं इसमें दोबारा मैं छेड़ना नहीं चाहता इस फ़ोन को। एक क्वेश्चन जो भेजा था मृगेश ने, वो ये था कि एक मशीन, आ गया मृगेश। ठीक है, एक सवाल उनका ये था कि एक मशीन है, यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकती है विथ सम स्पीड यू, जो भी है, स्पीड नहीं दिया था उसमें। और कुछ ऐसा था कि ऊपर 2 टाइमर लगे थे। ऊपर कुछ सेपरेशन पे, शायद 5 मीटर के सेपरेशन पे 2 टाइमर लगे थे। उनके बीच का सेपरेशन था 5 मीटर। वो ये रिकॉर्ड करते थे कि उससे बॉल कितनी देर पहले निकली है और कितनी देर बाद आई है, तो टाइम इंटरवल रिकॉर्ड करते थे। इस तरह का अरेंजमेंट था। तो ये बॉल जब यहां से जाके और यूं वापस आके और इस तरह से आई, कहीं तो और भी ऊपर है और भी नीचे है, ये है, ये था इसका पूरा पाथ। तो एक टाइमर ने, नीचे वाले टाइमर ने तो डेल्टा टी रिकॉर्ड किया 3 सेकंड, और ऊपर वाले टाइमर ने डेल्टा टी रिकॉर्ड किया 2 सेकंड, कि ऊपर जाने और आने का टाइम 2 सेकंड है। ये था। तो आपसे यहां से ये पूछा था कि जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी? हाँ जी बताओ, ये सवाल पढ़ा था आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है मृगेश, अब कुछ जवाब दो। आप हो क्या क्लास में? तो ये आपका ही डाउट था ये वाला? यस सर। बताइए भाई। देखो सुनो, मैं बताता हूं, बाकी आप देखिए। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक रिवीजन हो रहा है इससे, मोशन अंडर ग्रेविटी का। मान लो जब बॉल यहां से निकल रही है, जिस वक्त बॉल यहां से ऊपर जा रही है उसकी स्पीड है v1, और जब बॉल यहां पहुंची है तो उसकी स्पीड कितनी है? v2। इन टर्म्स ऑफ g, v1 और v2 निकालना बहुत आसान है। कैसे? g कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। हमने एक चीज कभी पढ़ी है कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, तो ऊपर जाने का टाइम यहां से टॉप मोस्ट तक का u/g और आने का टाइम u/g, तो टोटल जाने और आने का टाइम 2u/g होता है। यस सर। तो देखो, टाइमर ये जो है ना, इसने तो ये देख लिया कि भाई यहां से आने और जाने का टाइम। तो यूं मान लो जैसे यहां से मैंने किसी को v1 से फेंका है, तो पहली इक्वेशन मेरी बनेगी 2v1/g इज इक्वल टू 3, यानी कि v1 मेरा आ गया 6g, v1 आ गया 6g। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी 2v2/g इज इक्वल टू 2। तो यहां से मैं अगर v2 देखूं तो v2 कितना आया? 4g। क्लियर? यहां तक आया समझ? यस सर। ठीक है।
अब देखो हमें जी निकालना है, तो आपको बीच का डिस्टेंस अब यूज करना होगा 5 मीटर। तो एक चीज हमने कभी पढ़ी है कल परसों जब भी हम वो 5 इक्वेशन लिख रहे थे, तो एक इक्वेशन ये भी थी, S इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू और इंटू टी फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, बताई थी ये इक्वेशन थी ना उन तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। देखो मैं डाउट्स लेने के साथ साथ ही वो टॉपिक के बारे में कुछ और बता रहा हूँ, आप इसी तरह से लेते चलिए इस क्लास को। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, तो मैं ए से बी अगर लगाऊं तो डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी डिस्टेंस कितना है ए टू बी जाने में 5। u है v1, v है v2 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज स्पीड होगी, और इनटू t, यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगा अभी पता लग जाएगा। यहां से देखो जब आने का और जाने का पूरा टाइम है 5 मीटर, तो यानी कि सॉरी 5 मीटर कह रहा हूं मैं, आने और जाने का पूरा टाइम है 3 सेकंड, तो ऊपर पहुंचने में 1.5 सेकंड लगा होगा। यहां से ऊपर पहुंचने में 1.5 सेकंड, और ये पूरा 2 सेकंड, तो यहां से ऊपर पहुंचने में 1 सेकंड, यहां से ऊपर पहुंचने में 1.5 सेकंड, और यहां से ऊपर पहुंचने में 1 सेकंड, तो बीच का टाइम कितना हो गया? हाफ सेकंड। दोबारा सुनो, ये पूरा 3 था, ये पूरा 3 सेकंड था, तो ऊपर पहुंचने का, टॉप मोस्ट तक पहुंचने का 1.5 सेकंड हुआ। यस सर। फिर ये पूरा 2 था, तो टॉप मोस्ट तक पहुंचने का 1 सेकंड हुआ। तो यहां से वहां 1.5 सेकंड और यहां से यहां 0.5 सेकंड, तो बीच का कितना बचा? बताओ कितना बचा? 1 सेकंड। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 माइनस 1 कैसे बच रहा है? 0.5 सर हाफ आएगा। आप हर्षित फिर गलत बता रहे हो, सुनो इधर। अरे ये सर आपने बोला गलत था। अच्छा ठीक है, ये पूरा 3 सेकंड है, 3 सेकंड है, तो आधा टाइम 1.5 सेकंड, यहां से टॉप तक पहुंचने का 1.5 सेकंड, ये पूरा 2 है, तो आधा टाइम 1 सेकंड, यहां से ऊपर पहुंचने का टाइम 1 सेकंड, और यहां से वहां तक पहुंचने का 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, तो ये कितना बच गया? आधा सेकंड बचा ना, समझ आ गया है? हर्षित बताओ। आ गया सर। ठीक है, तो ये 0.5 होगा, 1/2 4, तो मेरा v1 प्लस v2 आ गया 20। अब v1 प्लस v2 तो आ गया 20, आपने ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट की, तो 6g प्लस 4g, 5 इंटू 4 20, 6g प्लस, ना यार ये भी गलत कर रखा है, 2g, 2 से 2 गया, ये तो g बचेगा, और ये बचेगा 3g बाई 2, ये आ रहे हैं मल्टीप्लाई होके, तो आपने इनको ऐड किया तो g प्लस 3g बाई 2, इट इज कमिंग आउट टू बी 20, तो ये आया 5g बाई 2 इज कमिंग आउट टू बी 20, तो g आपका आ रहा है 40 बाई 5, यानी कि g आपका आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन चीजों से जो डिटरमाइन हुई है g की वैल्यू, वो 8 डिटरमाइन हुई है। ये एमसीक्यू था या कोई इंटीजर टाइप था, कैसा था ये क्वेश्चन ब्रजेश? इंटीजर टाइप है, तो इसका आंसर 8 है, ये 8। यस सर, यही तो रखा है। चलो ठीक है, अब एक बार इस चीज पे ध्यान दो आप कि बीच का भी अगर कोई पार्ट दे दिया जाए ना, बीच का कोई पार्ट भी अगर डिस्टेंस दे रखी है कभी भी, और आपको ये मोशन अंडर ग्रेविटी में, और आपको टाइम वाइम का अंदाजा मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी, अगर एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो। भाई बताओ, ये वाला सवाल सभी को क्लियर हो गया है? हाँ जी, जो जिनका डाउट था या जिनका नहीं था, क्या सबको समझ आ गया है कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर, आ गया सर। ठीक है, ये वैसे आपने ट्राई तो किए होंगे ना, ये कुछ जो क्वेश्चंस मैंने अभी जब तक मेरे पास आए मैंने सेंड कर दिए थे। यस सर, यस सर। ये हो गया था आप लोगों से, जिनका डाउट नहीं था उनसे? ये टाइम मशीन जो भी था, ये टाइमर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई नहीं।
अभी आ गए ना, समझ आ गए ढंग से। अच्छा, अब एक और जो सवाल था IIT JEE 2012 वाला, बस मुझे क्वेश्चन ही ध्यान है, मैंने वो पढ़ लिए थे, इतने ही तो 5-6 सवाल थे जो आपके ग्रुप पे थे। जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो एक JEE 2012 का ये सवाल आया था, और एक उस समय का एक अच्छा सवाल माना गया था इसे। ये एक रोटेटिंग डिस्क थी जिसमें आधा पोर्शन शेडेड था और आधा वैसा था, ये था। सेंटर को नाम दिया गया था, पता नहीं क्या, O था। यहां कोई पॉइंट था R। अच्छा, ये यूं घूमने लग रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक बार ये बताओ, P पॉइंट इधर था कि ऊपर वाला था P? नीचे वाला था P। नीचे वाला P था और ऊपर वाला Q था। ठीक है, आपने क्या किया, P और Q दोनों से दो पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ R की तरफ फेंक दिए। P और Q दोनों से दो पार्टिकल सेम वेलोसिटी की तरफ, सेम वेलोसिटी से फेंक दिए, और शायद उसमें आपको एक्सिस सिस्टम भी दिया था, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ऊपर हो गया, बाहर की तरफ हो गया आपका जेड एक्सिस, ये सिस्टम दे रखा था इस तरह से। अब आपको ये बताना था कि रोटेशन का भी इफेक्ट लेते हुए, ये जो ओमेगा से घूम रहा है लेकिन ये प्रोजेक्टाइल की तरह जाएंगे, तो ये जब बाद में जहां भी ये लैंड करेंगे तो एक शेडेड एक अनशेडेड में गिरेगा, या दोनों अनशेडेड में गिरेंगे, या दोनों शेडेड में गिरेंगे, ये वाला ये सवाल था, है ना? ठीक है। यस सर। अब ये सवाल जब आया था, ये जहां तक मुझे ध्यान है, सिंगल करेक्ट में आया था, सिंगल करेक्ट में आया था, और IIT ने इसे कंफ्यूजिंग करके शायद छोड़ दिया था, इस तरह का काम था। बट JEE ने इसके 2 आंसर दे दिए थे, बोले या तो ये या ये, लेकिन जो ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो सब इसका एक ही आंसर मान रहे थे। वो डायग्राम के अकॉर्डिंग JEE ने दोनों तरीके से दे दिए कि भाई हो सकता है कोई बाद में फेंक रहा हो, जब ये आधा घूम चुका है तब फेंक रहा हो, इस तरह से। चलिए मैं अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका आंसर समझाता हूँ आपको कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप किसी एक पे फोकस करो, जैसे मान लो मैं Q से जो फेंका है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, Q से मैंने जो फेंका है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। आपने यूं प्रोजेक्ट किया, मान लो प्रोजेक्ट नहीं किया था, जब तक प्रोजेक्ट नहीं किया था, सपोज ये दूरी है, क्या माने इस दूरी को, ये कौन सा एक्सिस है, Y, मान लो ये दूरी Y2 है, Q के लिए मैंने 2 लिया है, सपोज ये दूरी Y2 है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करते तो क्या Q वाले पार्टिकल में एक वेलोसिटी थी कि नहीं इधर घूमने की वजह से? कितनी? ये डिस्क घूम रही है, यहाँ कोई पार्टिकल रखा, आप प्रोजेक्ट नहीं करते तो इधर ओमेगा Y2, और जो P पे जो पार्टिकल है P वाला, उसमें एक वेलोसिटी किधर है, इधर है, कितनी? मान लो ये दूरी Y1 है, सपोज ये दूरी Y1 है, Y एक्सिस के अकॉर्डिंग में मान लो, तो P में ओमेगा इंटू Y1। अब अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी दूंगा तब भी ये वेलोसिटी तो रहेगी ना भाई। जैसे किसी चलती हुई चीज से आप कोई चीज छोड़ते हैं तो जो उसमें वेलोसिटी थी वो तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी में आई जाती है, आपको एक्स्ट्रा वेलोसिटी देंगे तो वो और कुछ शामिल हो जानी है। समझ आया? ठीक है, अब सुनिए, मान लो मैं पहले जैसे Q को देखता हूं, इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया था कि 1/8 रोटेशन पे वो लैंड कर जाते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ 1/8 रोटेशन पे डिस्क कितने डिग्री से घूम गई होगी? 1/8 रोटेशन में, एक रोटेशन में 360 डिग्री से घूमती है, 1/4 रोटेशन में 90 डिग्री से घूमती है, तो 1/8 रोटेशन में डिस्क कितने डिग्री से घूमती? 45 डिग्री। हाँ, यानी कि 1/8 रोटेशन होने के बाद ये जो लाइन है ये कहीं यहाँ आ चुकी होगी 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री इधर आ चुकी है, ये लाइन 45 डिग्री इधर आ गई, और अब ये पॉइंट R यहाँ आ गया, और ये आपका शेडेड पोर्शन आ गया इस साइड वाला, और उधर है आपका वो वाला पोर्शन दूसरा। अच्छा, अब हमें पार्टिकल्स का अंदाजा लगाना है। मैंने इसको बोला है पार्टिकल नंबर 1 एंड मैंने इसको बोला है पार्टिकल नंबर 2। देखो डिस्क, उसमें एक अजम्पशन थी
कि डिस्क का जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, था ना उसमें एक assumption में 3 बातों में दे रखा था। यस सर। डिस्क का ओमेगा कांस्टेंट है, इसको चलने दो जैसे चल रहा है। अब मैं उस पार्टिकल को देखूं, मैंने जब पार्टिकल नंबर 1 को फेंका, पार्टिकल नंबर 1 को फेंका, कि आप 2 को पहले देख लो, एक ही बात है। मान लो मैंने पार्टिकल नंबर 2 को फेंका, जिस वक्त मैंने फेंका मैंने उसमें दिया है कि वाईजेड प्लेन में आपने किसी एंगल पे एक वेलोसिटी दी, वाईजेड प्लेन में मतलब यूं ऊंचाई ऊपर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है, जो एक्स वाई प्लेन है वो तो हॉरिजॉन्टल है, एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है और जेड एक्सिस वर्टिकल है। तो क्या आपका वाई जेड प्लेन वर्टिकल हो गया कि नहीं, ये ठीक है। और मैंने 2 से किसी एंगल पे थ्रो किया, मैंने 2 से यूं किसी एंगल पे थ्रो किया, मतलब अगर कुछ नहीं घूम रहा होता तो मैं यूं सोच रहा हूं कि ये यूं जाएगा। समझ गए हो क्या, किस तरह से थ्रो किया है मैंने? 2 से यूं वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली नहीं, किसी एंगल के ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये है। तो अब एक बात बताओ, Q की इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, भाई सुनो, एक वेलोसिटी तो इधर की तरफ है ही, ये तो है ही, ये तो एक्स एक्सिस में है, तो माइनस ओमेगा वाई टू आई कैप, ये तो है ही। साथ में एक वाई में होगी और एक जेड में होगी, प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 समझ आया क्या, कैसे है? हाँ जी बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 समझ आ गई है, किस तरह से है? आपने अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी है वो तो ये है, और ये वो है जो उसके रोटेशन के कारण थी। और सवाल में दिया है कि सेम वेलोसिटी 1 को भी दी है, तो आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 क्या हो जानी है? ड्यू टू रोटेशन उसमें शुरुआत में थी ओमेगा वाई 1 और ये आगे की तरफ है तो आई कैप, और सेम वेलोसिटी दी है तो प्लस यू वाई जे कैप और प्लस यू जेड के कैप। आप ये बताओ क्या मुझे वेक्टर फॉर्म में आपको दोनों की इनिशियल वेलोसिटी लिखनी आ गई है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि जब ये 2 लैंड करेगा या जब ये 1 लैंड करेगा तो ये इसी इलाके में शेडेड पोर्शन में लैंड करेगा या कहीं और चला जाएगा। देखो 1 में एक वेलोसिटी तो उधर है, 1 में एक वेलोसिटी तो उधर है, उसकी वजह से तो उधर जाएगा, साथ में उसमें ये वेलोसिटीज और हैं। तो आप ये बताओ जो 1 है, 1 की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे 1 आगे बढ़ेगा यू वाई की वजह से 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताइए आप। कम होगा ना, डेफिनेटली कम होगा। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो मैं निकालता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू डिस्क सेंटर सी या ओ जो भी है। मैं अगर ये निकालना चाहूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, तो देखो क्या होगी, सुनो, जो इसका यू वाई कंपोनेंट है क्या वो एंगुलर वेलोसिटी में कोई रोल प्ले कर रहा है अभी? वो तो केवल टुवार्ड्स द ओ है। एंगुलर वेलोसिटी जब निकालते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस प्लेन का डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज मान लो, सपोज जैसे ये कोई पॉइंट है ओ, ये कोई पॉइंट है ओ, किसी चीज में इधर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है ओ के रेस्पेक्ट में कि आप इसके 2 कंपोनेंट कर दो, एक इधर और एक इधर। इसका कोई रोल नहीं है एंगुलर वेलोसिटी में, क्योंकि एंगल चेंज नहीं करवा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी लिखने का तरीका होगा ये वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ये दूरी। आता है एंगुलर वेलोसिटी निकालना? हाँ भाई बताओ, मैं दोबारा बता देता हूं, सुनिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, इस वक्त मुझे दिया गया है कि कोई एक पार्टिकल इधर जा रहा है विथ सम वेलोसिटी v, और ये दूरी कुछ भी r परपेंडिकुलर है यहां से। ये मुझसे पूछा जाए o के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो तरीका ये होता है कि v के कंपोनेंट कर लो, एक इधर और एक इस प्लेन में इसके परपेंडिकुलर। घुमाने का काम ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कर रही है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी में आप v परपेंडिकुलर बराबर ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर लगा दो, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन में घुमाने का काम कौन कर रहा है? उसे
कौन सी वेलोसिटी है जो उसे घुमा रही है ओ के अबाउट? ओमेगा ओमेगा y1 डिवाइडेड बाई r परपेंडिकुलर। और ये बताओ जैसे जैसे ये uy दिया है आपने, ये आगे जाएगा y के अलोंग, r परपेंडिकुलर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? है ये y1 से r परपेंडिकुलर छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये बताओ आप विद टाइम। मैं कह रहा हूं इधर सुनो दोबारा, r परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 1 की जो वेलोसिटी है, देखो ये 1 है, 1 की वेलोसिटी का जब आपने ये कंपोनेंट किया, 1 कहाँ था, उसकी पोजीशन कहाँ है o से, इनिशियली ये दूरी y1 है, जैसे जैसे आपने फेंका इसको r की तरफ फेंका है तो ये अप्रोच करेगा सेंटर को कि दूर जा रहा है सेंटर से? अप्रोच करेगा। तो ये r परपेंडिकुलर y1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा ना। विद टाइम r परपेंडिकुलर विल बी स्मॉलर देन y1। r परपेंडिकुलर अगर y1 से छोटा होगा तो ये चीज ओमेगा से बड़ी होगी या ओमेगा से छोटी होगी? बताओ। बड़ी होगी क्योंकि ऊपर बड़ी टर्म आ रही है, नीचे छोटी टर्म आ रही है, यानी कि दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन ओमेगा। क्या ये समझ आया क्या? देखो क्या मतलब है इसका कि विद रेस्पेक्ट टू ओ डिस्क जितनी वेलोसिटी से घूम रही होगी उससे तेज एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल क्यू घूम रहा होगा। विद रेस्पेक्ट टू ओ अगर डिस्क की और पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती ना, बिल्कुल सेम, तो पार्टिकल इसी लाइन पे आके गिर जाता। लेकिन पार्टिकल तेजी से घूम रहा होगा तो पार्टिकल और भी उधर चला जाएगा उस साइड में, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये कहीं बाहर लैंड करेगा। आपने फेंका तो था इधर सीधा, लेकिन वो ज्यादा तेजी से जा रहा है तो वो कहीं इधर कहीं चला जाएगा। क्या ये समझ आया है क्या फर्स्ट पार्ट? ये दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो सर। चलो ठीक है, सुनो। ये डिस्क की बीच वाली लाइन है, ठीक है, ये रोटेट करती है। ये डिस्क क्यों रोटेट करती है? डिस्क की ओमेगा कांस्टेंट है, पार्टिकल की ओमेगा भी अगर उतनी ही रहती है सेंटर के रेस्पेक्ट में जितनी डिस्क की ओमेगा है, तो पार्टिकल उसी लाइन पे जाके लाई कर जाना था। अगर पार्टिकल की ओमेगा भी उतनी ही रहती है जितनी डिस्क की है तो दोनों सेम सेम रोटेट करते, उसी लाइन पे जाके लाई करना था। तो हमने क्या किया, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डिस्क। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है कि उसमें कितनी वेलोसिटी है इस लाइन के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। अब वो पार्टिकल आर की तरफ फेंका तो डिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा होगी? विद टाइम कम होगी। लेकिन ओमेगा y1 में कोई चेंज नहीं आना है, बिकॉज आपने देखा होगा ग्रेविटी केवल वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज करवा सकती है, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं करवाती। पता है ये तो हमें? यस सर। तो ये ओमेगा y1 तो ओमेगा y1 ही रहेगा, चाहे वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहे। तो यानी कि धीरे धीरे अगर देखें तो विद टाइम r परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है क्योंकि वो सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहा है। इट मींस जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा से बड़ी होती चलेगी। जो डिस्क की घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है उससे बड़ी होती चलेगी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। समझ आया? यस सर। और वो इतनी दूर भी नहीं गिरेगा, पास ही गिरेगा, क्योंकि उसमें दिया था कितना है, रेंज वेंज के बारे में बता रखा था एक एजम्पशन में। रेडियस से कम है। हाँ तो कम है तो बहुत दूर नहीं जाना, तो मतलब ये सेंटर तक अप्रोच ही कर पाएगा मुश्किल से। तो इसका मतलब क्या हर वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की डिस्क से ज्यादा होगी कि नहीं, ये बताओ? यस सर होगी। तो डिस्क से ज्यादा होगी तो डिस्क इतनी रोटेट नहीं की होगी उधर जितना पार्टिकल रोटेट कर गया होगा। तो पार्टिकल अगर डिस्क और पार्टिकल सेम रोटेट करते तो इसी लाइन पे हो रहता, ज्यादा रोटेट करके तो किस साइड चला गया? अनशेडेड पार्ट में। ठीक है, अब देखो, अब Q वाले की बात करते हैं। अब इस पर ध्यान दो एक बार इधर। अगर जितनी एंगुलर वेलोसिटी डिस्क की रहती है वो और जितनी Q की रहती है सेम रहे तो Q पार्टिकल बिल्कुल R पे ही जाके लैंड करेगा। अगर Q की ज्यादा हो जाती है तो Q किधर लैंड करेगा जाके? शेडेड में। और अगर Q की कम रह जाती है और डिस्क की ज्यादा है तो Q फिर किस में आ जाएगा? अनशेडेड में। ठीक है, तो अब ऐसे ही एक बार Q के लिए चेक करते हैं। Q के लिए अब चेक करते हैं Q की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? ओमेगा y2। और ये भी बाद में चेंज तो होनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे Q आगे जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द O बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ।
जैसे जैसे क्यू को आपने प्रोजेक्ट किया है आर की तरफ, तो क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी, लेस देन ओमेगा। इसका क्या मतलब है? डिस्क जितनी तेजी से घूम रही है उतनी तेजी से क्यू रोटेट नहीं कर पा रहा है डिस्क के रेस्पेक्ट में, तो क्यू बाहर रह जाएगा, तो क्यू किस साइड गिरेगा जाके? अनशेडेड में। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अब सुनो, आईआईटी ने उस समय जो आंसर दिया था 2012 का ये सवाल है, उस समय जो कौन सी क्लास में थे आप लोग तब? हाँ भाई, कौन सी क्लास में थे? फर्स्ट या सेकंड में। तो आप छोटे छोटे बच्चे थे तब। ये मुझे ध्यान है उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा हुआ था, बिकॉज आईआईटी ने जो इसके आंसर दिए थे तो ये दिए थे या तो दोनों शेडेड में ही गिरेंगे या दोनों अनशेडेड में। आपकी बुक में क्या आंसर दिया है इसका? आपने जहां से सवाल दिया है अनशेडेड में, दोनों अनशेडेड में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट इसके बारे में बता रहा हूं। आईआईटी ने इसका आंसर ये दिया था या तो दोनों शेडेड में गिरेंगे या दोनों अनशेडेड में। वो फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने शुरुआत कब की है फेंकने की, जब शेडेड पोर्शन इधर था या शेडेड पोर्शन उधर था। लेकिन जो डायग्राम आपके सवाल में दिया है उसके अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा कि दोनों अनशेडेड पोर्शन में गिरेंगे। वैसे ये सवाल थोड़ा सर्कुलर की तरफ चला गया, हालांकि हमें हमारे इस टेस्ट में बोला गया है ना कि सर्कुलर नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का थोड़ा यूज हो गया था इसमें। चलता हूँ आगे, चलता हूँ अभी। ये बताओ, प्रशांत है भाई क्लास में? यस सर। प्रशांत, आपने भेजे ना कुछ डाउट्स? यस सर। ठीक है, और ये समझ लेने यार, ये सारे सवाल जो डिस्कस हो रहे हैं, और आप कल तक ऐसा ही कीजिए, कल और परसों तक। जिसका जो भी डाउट हो मैं ग्रुप पे भेजूंगा, तो सभी को अटेम्प्ट जरूर करके देखना है, वो हो पाता है नहीं हो पाता है आपसे, क्या है क्या नहीं। प्रशांत, आपने एक सवाल तो कुछ ऐसा भेजा था कि यहां पे ये पुली थी, शायद ये वेज है। सही बनाया क्या मैंने डायग्राम? सही है सर। हाँ, यही था ना। इसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम, और पूछा था कि भाई वेज की एक्सेलरेशन बताओ। वेज की एक्सेलरेशन आपको बतानी थी क्या होगी। तो सबसे पहली बात, आपको न्यूटन्स लॉ, एफबीडी, ये सब बनाने आने चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके धक्के के कारण, इसके नॉर्मल के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, इसके नॉर्मल और कुछ यहां का खिंचाव, टेंशन, इससे वेज इधर की तरफ चलेगी। मैंने माना कि वेज की एक्सेलरेशन कितनी है? ए। ठीक है, वेज की एक्सेलरेशन अगर ए है तो थोड़ा कंस्ट्रेंट मोशन का यूज होगा यहां पे। क्या? कि विद रेस्पेक्ट टू पुली, एक एंड जिस एक्सेलरेशन से अप्रोच करता है, दूसरा एंड उसी एक्सेलरेशन से सेपरेट होता है। क्या मतलब है? सुनिए, ये पूरी पुली आगे आ रही है ए से, ये एंड तो फिक्स है रस्सी का ये एंड फिक्स है, और पूरी पुली इधर आ रही है, तो रस्सी को लगेगा कि ये वाला जो एंड है ना, ये उसको अप्रोच कर रहा है कितनी एक्सेलरेशन से? ए से। तो इसका मतलब रस्सी के रेस्पेक्ट में जो दूसरा एंड है वो ए से दूर जाएगा, यानी कि इसमें एक एक्सेलरेशन होगी ए, लेकिन ये होगी विद रेस्पेक्ट टू पुली। पुली मतलब वेज के साथ ये पुली। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो अलग अलग डायग्राम क्या बनते हैं, दो अलग अलग डायग्राम। ये मेरा कैपिटल एम है, इसमें केवल एक एक्सेलरेशन है ए, लेकिन ये जो मेरा स्मॉल एम है, इसमें दो एक्सेलरेशन होगी विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो ए इधर, और साथ में वेज की एक्सेलरेशन। तो अब ये बनेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एंगल दिया था ना, शायद दे रखा था। यस सर। हाँ, ये बन गया आपके दो एक्सेलरेशंस। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करें। इस पे नीचे mg, एक उधर से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन, उधर से आने वाला उसका, और एक फालतू का ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम अवॉइड ही करेंगे, एन डैश बोल देता हूं, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन। और सुनो, पुली इज अ पार्ट ऑफ द वेज, पुली फिक्स है वेज के साथ, तो ये इसका पार्ट है। तो एक टेंशन इधर T और एक टेंशन इधर T,
ये सारे के सारे फोर्सेस हो गए और ये इसकी ए एक्सेलरेशन, और तो कोई नहीं रह गया है, देख लो एक बार, हो गए सारे। क्या ये एफबीडी इसका वेज का समझ आया आपको? हाँ भाई, एफबीडी और वेज क्लियर है कि नहीं? फ्री बॉडी, Yes, sir. ठीक है। अब ब्लॉक पे इस पे आप आते हो तो इस पे एक तो नीचे mg, एक इधर रस्सी की टेंशन T, और एक इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N, और दो एक्सेलरेशन है, एक A और एक A। ये मैं थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि अलग से दिखता रहे। भाई ये एक्सेलरेशन है A, और इसमें दो एक्सेलरेशन है, एक A इधर और एक A इधर, ठीक है। अब मेरे पास दो एफबीडीज बन चुके हैं, मुझे निकालना क्या है इस सवाल में? ए कैलकुलेट करना था ना, एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक है। अब हम यहां देखें, अगर अननोन जो है मेरे पास, जो मेरे पास अननोन्स हैं, एक तो ए है जो मैंने इसमें माना है, एक टी है और एक एन है, बस तीन अननोन है। तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी सोल्व करने के लिए? तीन। आप बस उन तीन इक्वेशंस पे फोकस करो। देखो गलती क्या होती है, बच्चा जब इसका एफबीडी बनाता है टेंशन भूल जाता है, यही एक दिक्कत हो जाती है, वेज को लेना भूल जाता है। सुनो, अब एफबीडी कैसे बनाए, ना बन लिया, अब इक्वेशन कैसे बनाए? यहां अवॉइड करो वर्टिकल डायरेक्शन को। क्यों अवॉइड करें वर्टिकल डायरेक्शन को? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन आते ही एक वेरिएबल बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? ये एंड ग्राउंड का नॉर्मल। तो इसलिए आप इस पे तो न्यूटन्स लॉ लगाओ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ताकि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ना आए। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सारे फोर्स देख लो, एक तो टी इधर, एन के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे भाई, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एन का इधर कंपोनेंट क्या आया? 90 माइनस थीटा, तो एन का कंपोनेंट क्या आया? एन साइन थीटा। टी का कंपोनेंट क्या बनेगा? ये भी थीटा है, तो ये बनेगा टी कोस थीटा। हो गए ना, इसका कोई रोल है ना इसका कोई रोल है। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव मानते हो, इधर एक तो ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और एक अपोजिट में ये फोर्स है। तो बोल दो इक्वेशन, T plus n sin theta minus T cos theta is equal to m. T plus n sin theta minus T cos theta is equal to ma। एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई है, दूसरी इक्वेशन में इधर से बनाने की कोशिश ना करूं क्योंकि मेरा एक वेरिएबल बढ़ जाता है एन डैश, फालतू में फिर इक्वेशन एक्स्ट्रा ही बनेगी। एक इक्वेशन आ गई mg के बराबर नहीं होगा सर? क्या? n डैश mg के बराबर नहीं होगा? कैसे होगा बराबर? क्या और कोई फोर्स है ही नहीं वर्टिकल? इस n का टुकड़ा आ रहा है, इस t का टुकड़ा आ रहा है, समझ गए हो क्या? यस सर। दूसरी इक्वेशन हम क्यों बनाएं, उसमें बड़ी हो गई, एन डैश ऊपर, फिर ये t का कंपोनेंट t sin थीटा नीचे, इस n का कंपोनेंट n cos थीटा नीचे, फिर इक्वेशन बनेगी mg प्लस n cos थीटा प्लस t sin थीटा बराबर n डैश। क्या काम किया वो इक्वेशन? समझ आया ये तो? ठीक है। अब आप इधर आओ, इसमें आप इक्वेशंस कैसे भी बना सकते हो क्योंकि इसमें वही है मेरे वेरिएबल, जो a t और n जो हमने ऊपर माने हैं वही हमारे वेरिएबल है। आप चाहो तो इसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, चाहो तो इसमें आप यूं भी बना सकते हो, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे भी, मान लो मैं बनाऊं अलोंग द प्लेन, इधर सपोज मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनाऊं, तो देखो एक तो a का भी कंपोनेंट करना है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो a का इधर कंपोनेंट होगा a cos थीटा एंड a का इधर कंपोनेंट होगा a sin थीटा। अब मेरे लिए ये a नहीं है, मेरे लिए ये दो a हो गई। अलोंग द प्लेन क्या इक्वेशन बनेगी? नीचे कौन सा फोर्स? mg का कंपोनेंट क्या आता है इधर? mg sin थीटा और ऊपर t, तो इक्वेशन बनी m, स्मॉल m लेना, ये स्मॉल mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अलोंग है a माइनस a cos थीटा, a नीचे और a cos थीटा ऊपर। एक बार बताओ क्या ये एक इक्वेशन समझ आ गई है क्या आपको? यस सर। मतलब मेरे पास t आ गया, t उधर गया, तो mg sin थीटा माइनस m a कॉमन और 1 माइनस cos थीटा। एक और इक्वेशन तैयार है हमारी। अब एक और इक्वेशन चाहिए, फिर सॉल्व होते रहेंगे। थर्ड इक्वेशन किधर से लाएं?
ये तो अलोंग द प्लेन लगा ली। एक इक्वेशन किधर लगाऊं मैं? परपेंडिकुलर टू द, हाँ, इस डायरेक्शन में ना ये एक्सेलरेशन है ना ये है, केवल एक एक्सेलरेशन है, ए साइन थीटा। इधर है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो देखो mg का कंपोनेंट इधर बनेगा mg कोस थीटा, mg का कंपोनेंट इधर बनेगा mg कोस थीटा, ठीक है। और t का कोई टुकड़ा है नहीं और उधर n ही है, तो सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mg कोस थीटा माइनस n, दैट इज इक्वल टू m इंटू a साइन थीटा। mg कोस थीटा माइनस n दैट इज इक्वल टू m इंटू a साइन थीटा। तो यहां से मेरे पास n आ गया। उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया? n माइनस mg आएगा। क्यों? इस a का जब कंपोनेंट इधर आ रहा है तो n माइनस mg क्यों करूं मैं? आप ये बताओ, ये एक्सेलरेशन थी इधर। सर अपोजिट इक्वल होंगे ना सर? अरे नहीं, एक बात बताओ, जब वेज वाली एक्सेलरेशन भी तो ब्लॉक में थी, क्या ब्लॉक में दो एक्सेलरेशन थी कि नहीं? एक नीचे और एक इधर। तो वेज में एक एक्सेलरेशन तो ये नीचे थी और एक इधर थी। मैंने इसे ए के दो टुकड़े किए, एक कोस थीटा और ए साइन थीटा। तो ए का कंपोनेंट इधर आ रहा है ना, इधर ए साइन थीटा। तो देखो वैसे भी सुनो आप, ये फिसलेगा, इधर आएगा तो ये, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m sin थीटा आएगा। नहीं आएगा ना। क्यों आएगा? उसका रीजन दो ना आप, उसका रीजन दो ना आप। इधर सुनो, mg कोस थीटा बड़ा है कि n बड़ा है, ये बताओ। n कैसे बड़ा है? फिर तो उधर जाना चाहिए। हमें पता है ये इधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये इधर उतर के आ रहा है कहीं ना कहीं। mg cos थीटा बड़ा। ठीक है, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर की तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a sin थीटा। समझ आ गया है ना ये? हाँ जी अक्षय बोलिए। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई ma sin थीटा। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 2 से t और इक्वेशन 3 से n पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, और वहां से आप a सोल्व कर लेंगे। प्रशांत भाई कर लोगे? हाँ जी प्रशांत, हो कि नहीं क्लास में? यस सर। तो ये बताओ, ये करोगे ना? ये दो वैल्यूज इसमें पुट करके और फिर ए साइन करना है, ए सोल्व करना है। यस सर, हो जाएगा। और आपके पास आंसर तो होगा ही जब आपने क्वेश्चन भेजा है, तो उससे अपना वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलते हैं इनके अगले सवाल पे। मैं मिटा रहा हूं इसे। देखिए एक सवाल इनका ये था, एक सवाल इनका कुछ ऐसा था कि एक ब्लॉक था यहां पे, इसका मास है m, इसका मास m है, दो पुली इसके साथ अटैच थी इस तरह से, सामने एक दीवार थी, और दो पुली इसके साथ अटैच थी, और कुछ इस तरह की अरेंजमेंट दे रखी थी उसमें कि एक यहां से जैसे एक ब्लॉक इसके साथ अटैच था m, छोटा m, और फिर ये रस्सियां यूं घूम रही थी, है ना भाई? ये था एक डायग्राम। यस सर। और उसमें ये पूछा था कि वेज की, ये इसको ही वेज बोल दिया, वो तो कोई छोटा सा पार्टिकल है, तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो इन रस्सियों के खिंचाव की वजह से मान लो कि इधर चला विद एन एक्सेलरेशन a, सपोज ये इधर चला विद एन एक्सेलरेशन a। अच्छा, ये भी एक कंस्ट्रेंट का एक अच्छा सा यूज है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में। तो देखिए आप लोग कि कैसे यूज होना है। मान लो ये आगे चला विद सम एक्सेलरेशन a, तो पहले मैं एक बार इसकी एक्सेलरेशन निकालूं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां से स्टार्ट करो, ये आगे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, तो रस्सी भी आगे जा रही है विद सम एक्सेलरेशन a। ये पुली रेस्ट पे है, ये वाली पुली दीवार से अटैच है, ठीक है। तो अगर ये पुली रेस्ट पे है और एक एंड ए से आ रहा है, तो दूसरा एंड ए से इधर आएगा। इतना समझ आया? हाँ भाई बताओ, क्लियर है ना ये? अरे कुछ हाँ ना कुछ जवाब दो। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ मुझे, अब इसके बाद बताओ कि ये ए से आ रहा है,
पुली खुद ए से आगे जा रही है क्योंकि ये पुली इससे अटैच है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच कितना हो गया यहाँ, ए से ये एंड आ रहा है और ए से पुली आगे जा रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच कितना हो गया, 2a 2a हो गया। तो 2a ही एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन होने के लिए इसे 3a से भागना पड़ेगा। या फिर मेरे पास एक तरीका ये होता है, मुझे पता है कि ये एंड इधर आ रहा है ए से, पुली आगे जा रही है ए से, तो इस एंड की एक्सेलरेशन में ए डैश मान लूं, तो हमने कभी पढ़ा है 1D इक्वेशन ए डैश प्लस माइनस ए उल्टा है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये पढ़ा है ना हमने पुलिस के मामले में, yes sir ठीक है। तो यहां से भी आप देखोगे तो ए डैश कितना आ गया 3a। अब ये पुली फिर से रेस्ट पे, तो इस एंड को फिर इधर आना पड़ेगा 3a से। अब देखो ये पुली आगे जा रही है a से, ये 3a से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच कितनी होगी 4a, तो इसको 4a से सेपरेट होना पड़ेगा, यानी कि ये नीचे चल पड़ेगा 4a से, क्योंकि नीचे की तरफ पुली की तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये अकेला जाएगा 4a से। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास फिर से ये जो बड़ा सा ब्लॉक है इसमें तो एक एक्सेलरेशन आई a, और ये जो छोटा पार्टिकल इसमें 2 एक्सेलरेशन आई, क्योंकि ये इसके संपर्क में है, इसके कांटेक्ट में है, तो a से तो आगे जाएगा और ड्यू टू कंस्ट्रेंट 4a से नीचे आएगा। आप ये बताओ ये एक्सेलरेशन यहां तक पहुंचानी आ गई कि नहीं? यस सर। उसके बाद केवल वही काम है, इसका एपीडी पूरा करो। नीचे लग रहा है mg, ऊपर एक फालतू का नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम अवॉइड करेंगे एन डैश, लेकिन इसके साथ 2 पुलीज अटैच हैं, इसके साथ 2 पुलीज अटैच है, तो पुली पे लगने वाले सारे फोर्स भी आपको लेने होंगे। इस पुली के साथ देखो एक तो रस्सी डायरेक्ट अटैच है T, टेंशन इन द रॉप T, एक इस पुली से इधर, एक इधर T और T, एक T इधर और एक T नीचे, तो T ऐसे और T ऐसे, ये सारे फोर्स इस वेज के साथ शामिल होंगे, ये सारे के सारे फोर्स इस वेज के साथ, और तो कोई फोर्स बचा नहीं है। और जो इसकी एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है a। तो वर्टिकल डायरेक्शन को तो अवॉइड करो, एन डैश आएगा। हॉरिजॉन्टल में बताओ कि क्या इक्वेशन बनी, कितने टी आए, 1 2 3 4, 4 टी आगे लग रहे हैं और एक लगेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन पीछे, ये कॉन्टेक्ट फोर्स n, इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊं हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेशन बनती है 4t माइनस n। और बताओ भी और कोई फोर्स बचा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 1 2 3 4, क्या इनके अलावा कोई और फोर्स बचा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं बचा। 4t माइनस n बराबर m इंटू a, एक इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल फिर से मेरे पास 3 हो गए, t n और a, तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी मुझे? 3। इसमें तो वर्टिकल को अवॉइड करो क्योंकि एन डैश आ जाएगा फालतू का, वैसे बनी पड़ी इक्वेशन एन डैश बराबर mg प्लस टी, बट वो हमारे किसी काम के नहीं। उधर चलो, उसके फोर्स दिखाओ भाई। जब उसने n लगाया तो एक तो उस पे n आगे लगेगा, एक उस पे mg नीचे लगेगा छोटा mg, और एक टेंशन ऊपर, बस हो ही गए इसके तो 3 ही फोर्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी इक्वेशन बनेगी n बराबर ma, इक्वेशन दूसरी, ये पहली दूसरी। और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आ रहा है तो mg माइनस टी बराबर m इंटू 4a, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन कर लोगे अब तो? यस। देखो एक आइडिया लो इनका कि पिछले से मिलता जुलता सवाल था, ये कंस्ट्रेंट टाइप ही क्वेश्चन था, लगभग वैसा ही सवाल था। हाँ भाई, जो भी बच्चे अभी प्रेजेंट है क्लास में, क्या सभी को समझ आ रहा है क्या? कोई जवाब दीजिए एक बार, बाकी भी। यस सर। देखो जिनका डाउट है वो तो एक अलग चीज है ही, इसके अलावा मैं अगर पूछूं आपसे, किरण आपको क्लास में समझ आया क्या ये सवाल कैसे किया है? मैं लड़कियों से पूछ रहा हूँ भी, किरण नीरू, अरे जवाब तो दो। चलो ठीक है, इनसे एक तरह से हमारा कंस्ट्रेंट का भी यूज समझ में आ रहा है कि कैसे वेज टाइप क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट का पूरा पूरा यूज है। और नेट एक्सेलरेशन पहुंचा के, पिछले सवाल में भी यही था, इसमें भी यही है, कौन कौन सी इक्वेशन बनानी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो आपको ढूंढना है। चलो भी मैं अगले सवाल पे था। एक इन्होंने कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट का एक सवाल भेजा था
पूछ रहा कॉन्टैक्ट सर वो कुछ कंस्ट्रेंट प्रशांत क्या? पूछ रहा प्रशांत। हाँ बोलो प्रशांत, क्या कह रहे हो? आ गया समझ में कुछ नहीं। इसमें ही पूछ रहे हो कि इसी में पूछ रहे थे क्या कुछ? नो सर। चलो अब ये बताओ, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट वाला वो हो गया आपसे कि वो बचा हुआ है? ये था, ऐसे ही एक इधर था, और ये बीच में एक रोड थी जो यूं लगी हुई थी। हाँ जी प्रशांत, ये वाला बताओ, ये डाउट है? ये हो गया सर, ये हो गया ये? ठीक है। यस सर। बस मैं पूरा नहीं करवा रहा, मैं बाकी बच्चों को भी एक चीज बता देता हूँ। एक कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट जैसी चीज होती है कि देखो, हमें पता है भाई और कॉमन सेंस की, ये तो नीचे ही आएगी, और ये जो वेज है ये बाहर ही चलेंगे, वेज बाहर ही चलेंगे। सपोज वेज की एक्सेलरेशन है ए और इसकी एक्सेलरेशन है बी, तो एक कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट लाइन है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, चाहे आप रोड के लिए देखो और चाहे आप ये वेज के लिए देखो, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, चाहे आप रोड के लिए देखो चाहे आप वेज के लिए देखो, कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन हमेशा सेम होती है, तभी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। ये नीचे आ रहा है बी से, ये नीचे आ रहा है बी से, जो हमने यहां सोचा है, और ये एंगल है थीटा, तो इस बी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, तो बी का इधर की cos थीटा। हाँ, बी का इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा बी कोस थीटा। फिर मैं इसको देखता हूं, तो ये आगे जा रहा है ए से, और ये एंगल है थीटा, तो ये तो ए कोस थीटा, तो इधर ये क्या कंपोनेंट बनेगा? ए साइन थीटा। तो कॉन्टैक्ट तभी बरकरार रहेगा अच्छे से जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो, नहीं तो कॉन्टैक्ट हट जाएगा या टूट फूट हो जाएगी। हाँ, पैरेलल डायरेक्शन में स्लिप हो सकते हैं, तो इक्वेशन बनेगी ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी कोस थीटा, और यू कैन से बी इज इक्वल टू ए टेन थीटा। कॉन्टैक्ट वाली ये इक्वेशन, और उसके बाद तो फिर वो न्यूटन लॉ टाइप ही करना था इसमें काम। हाँ जी, हो गया भाई? ठीक है। यस सर। एक सवाल आपका एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 8 था, न्यूटन लॉ का, वो गंजे वाला, वो और बता देता हूं मैं। एक भेजा था गंजे वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। वो एचसी वर्मा का ही है वो तो क्वेश्चन ही, तो वो तो हम सवाल देख ही सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आपको बताता हूँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पेज नंबर 79। रेनड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 mg आर फॉलिंग। क्या यही था क्या एग्जैक्ट, या कहीं और से भेजा था आपने, या एचसी वर्मा से दिया था? इसमें से था। ठीक है ठीक है। तो सुनो, क्या हुआ है कि रेनड्रॉप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती, ये कोई गंजा है, ये कोई गंजा है, और इसके ऊपर एक रेनड्रॉप आके टकराती है। तो जब रेनड्रॉप टकराने वाली थी तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन टकराने के बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि रेनड्रॉप में कुछ रिटार्डेशन हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब कोई एक्सेलरेशन आया है ना ऊपर की तरफ, रिटार्डेशन होने का यही तो मतलब है। ठीक है। यस सर। तो मैं रेनड्रॉप का एफबीडी बनाऊं, रेनड्रॉप का एफबीडी, इसका मास माना m है, तो रेनड्रॉप पे नीचे लगेगा mg, एक जो सर का नॉर्मल रिएक्शन है वो लगेगा, और इसमें एक्सेलरेशन ऊपर आई है तभी तो बॉल रुकी है। इक्वेशन बनेगी n, क्योंकि a ऊपर है इसलिए, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से n कितना आएगा? mg प्लस एम ए, यह आपका n बनेगा mg प्लस एम ए। अब इस सवाल में पूछा है कि एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्रॉप ऑन द हेड। तो भाई न्यूटन थर्ड लॉ, अगर इस पे n लगा है तो हेड पे भी नीचे कितना लगा होगा? n लगा होगा, मतलब आपको ये निकालना है, ये निकालना है, तो मतलब ये निकालना है। mg तो हमारे पास निकला ही पड़ा है, लेकिन ma और चाहिए। a निकालने के लिए इन्होंने दिया है, यूं मान लो कि रुकने के लिए
ड्रॉप कितना चला है इक्वल टू देयर रेडियस। आप ये मान के चलो कि जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ये मान के चलो। तो अब आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का आइडिया लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अपोजिट डायरेक्शन में a है s, वो a ऊपर की तरफ है जबकि हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं। तो 0 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू a इंटू s उसका रेडियस, रेडियस कितना दिया है ड्रॉप का, रेडियस है कितना 1 mm, रेडियस आपका दिया है 1 mm, रेडियस आपका 1 mm है तो 10 टू पावर माइनस 3। अब आप ये बताओ माइनस से माइनस कट गया, क्या यहां से a कैलकुलेट हो जाएगा? यस सर। वो a इसमें पुट करना है और मुझे जहां तक याद है मुझे लगता है ये नेग्लेजिबल सा आता है, तो n नियरली इक्वल टू mg, शायद आंसर ओनली mg दे रखो, आप देख लेना मतलब वैल्यू पुट करके, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा mg प्लस ma, a यहां से निकलेगा। हाँ वो कई बार नेग्लेजिबल सा आता है तो इसलिए वो mg दे सकते हैं। अब बताओ क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। अब भाई सुनो, मेरे पास जितने भी डाउट्स आए थे मैंने सारे के सारे यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, क्या थे क्या नहीं थे। अब देखिए आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना, आज थर्सडे है शायद, आज या फ्राइडे? यस सर। थर्सडे, ठीक है। अभी तो हमारे पास 2-3 दिन और हैं, ये समय आपका है, ये मेरा नहीं है। आप काम कीजिए, आप जो भी डाउट भेजेंगे मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा और पक्का वो सोल्व भी होंगे। आपके डाउट्स पे डिपेंड करता है कि दिन में 1 क्लास होंगी या दिन में 2 क्लास होंगी, केवल आपके डाउट्स पे डिपेंड करेगा। अभी बचा होगा कुछ समय, मैं कुछ और रिवीजन करवाऊं अभी थोड़ा बहुत। क्वेश्चन डाउट थे कुछ क्वेश्चन है सर, एक और रह गए या अभी पूछ रहे हो? कुछ नहीं सर। ये पेज नंबर 52 पे 26 है। किस पे, एच सी वर्मा में? यस सर। एक मिनट में अभी देखता हूँ। एचसीबी में पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 26। पर्सन सिटिंग, यही वाला, पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। एक सेकंड के बाद वो बॉल ड्रॉप करता जा रहा है। फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉप्ड। आपको ये बताना है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉल कहाँ होंगी जब आपने सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया है। देखो जब आप सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप करने वाले हैं तो फिफ्थ बॉल उससे 1 सेकंड पहले ड्रॉप हुई होगी। हाँ भाई बताओ, एक सेकंड के इंटरवल पे। अब तो फिफ्थ बॉल को चलते चलते टाइम कितना हो चुका था? 1 सेकंड। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया था फिफ्थ बॉल ने, यूटी तो 0 ड्रॉप किया है, हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर जी बाई 2। अब वो जी 10 लेते हो तो 5, जी 9.8 लेते हो तो 4.9। बताओ फिफ्थ बॉल की पोजीशन आ गई क्या समझ, कैसे निकाली है? यस सर। तो ऐसे ही सिक्स्थ बॉल ना कौन कौन से निकालनी है, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ की निकाल लो। फोर्थ को चले हुए कितना टाइम हो चुका है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। ये फोर्थ के लिए लगा दो, हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4.9 इंटू 4। समझ गए? ऐसे ही तीसरे का निकाल लेना। यस सर। ठीक है। और भी कोई बच्चा बोल रहा था शायद बीच में कि कोई सवाल है, डाउट? A body is dropped from a tower covers a distance 7x in last second of its journey, where x is the distance covered in first second. How much time does it take to reach the ground? बताता हूँ। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने हो सके, क्या डाउट अभी थोड़ी आया होगा, थोड़ी देर पहले से ही होगा आपके पास, क्लास से भी पहले से। फोन नहीं है सर, लैपटॉप ले रहा हूँ क्लास। अच्छा ना, वैसे बता रहा हूँ, आप सेंड ही कर दिया करो ना ताकि हम भी ग्रुप पे शेयर कर लें और ये क्या है क्या नहीं। देखिए ये कहना चाह रहे हैं
कि, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से फिर बाकी बच्चे ट्राई नहीं कर पाते कुछ भी। आपने कहा कि फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस मान लो s कवर किया, और लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 7x। फर्स्ट सेकंड में x कवर किया है, लास्ट सेकंड में 7x। ड्रॉप की है बॉडी, तो u 0 है। बस, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? कुछ भी और इंफॉर्मेशन? अच्छा, अब पूछा क्या है ये बताओ। How much time does it take to reach the ground? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। मान लो t इक्वल टू 0 पे इसे ड्रॉप किया, और मैं कहता हूं t इक्वल टू n सेकेंड पे ये नीचे आ गई, तो आपको n बताना है कि n क्या होगा। अब देखो, फर्स्ट सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है x, यू टी 0, हाफ इंटू जी इंटू टी 1 है। एक सेकेंड ही तो हुआ ये, समझ आया? तो आपका x कितना आ गया? g/2 5 आ गया। अब ये देखो, मान लो उसे नीचे आने में 4 सेकेंड लगे, मान लो उसे नीचे आने में 4 सेकेंड लगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेकेंड का आपको ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? u प्लस a/2 इंटू u तो 0, snth हमें दे रखा है 7x, x आप ला चुके हो, g/2 इंटू 2n-1, यहां से आप n कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब लगभग समय होने वाला होगा, मैं आपसे बस फिनिशिंग बातें ही कर रहा हूं आज की। ये बताओ, डिस्कशन क्लास बेटर है या मैं अपनी तरफ से ही रिवाइज करवाता रहूं? ये बताओ आप। डिस्कशन क्लास ही बेटर है यार। ये चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, मैंने भी पिछले साल पढ़ा रखे हैं, आप भी किसी और सेक्शन में थे तो वहां पढ़ रखे हैं। अब आप ये करो, अगले 2-3 दिन आप डाउट्स शेयर कीजिए, मेरे पास भेजिए, मैं तुरंत उस पर ग्रुप पे, जैसे ही मैं फोन देखूंगा ग्रुप पे भेजूंगा, और बीच में जैसी क्लास होगी हम वो डाउट्स अपना डिस्कस कर दिया करेंगे। एक क्लास तो श्योर है ही 2-10 से 3-10, और उसके बाद फिर अगर ज्यादा डाउट्स होंगे, आपके डाउट्स पे डिपेंड करेगा कि कितनी क्लास हो रही है, कितनी। ठीक है, टाइम बच रहा है अभी? अभी तो नहीं पता मुझे, होगा, चलो 1-2 मिनट बताओ मेरे को। Stone is allowed to fall freely from rest. अच्छा, The ratio of time taken to fall through the first meter and the second meter. बस यही पूछा है क्या? फर्स्ट मीटर और सेकंड मीटर में टाइम कितना लगेगा? Yes. तो देखो, फर्स्ट मीटर का टाइम मान लो t1 है, और सेकंड मीटर का टाइम मान लो कितना है? 2. t2। तो आप एक बार यहां से यहां इक्वेशन लगाओ, 1 मीटर, s तो 1 है, ut 0, हाफ इंटू जी इंटू t1 स्क्वायर, बन गई इक्वेशन। एक बार यहां से यहां तक लगाओ, शुरू से पूरा, क्योंकि u मुझे यहां का पता है 0, तो डिस्टेंस होगी 2 मीटर, u 0, हाफ इंटू जी इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब 2 इक्वेशन 1 की डिवाइड कर लो और इनसे रेशियो निकाल लेना। कर लोगे कि और आगे करूं? कर लूंगा सर। ठीक है, तो भाई आप जैसे भी, जब भी आपके डाउट्स हों आप भेजिए, मैं अब अगले 2-3 दिन आपकी ये डाउट क्लास ही चलेंगी इस तरह से। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।